बच्चों चल रहा है हमारा अध्याय 2, जिसमें हम इनके देख रहे हैं अभ्यास प्रश्न। अब तक हमने 13 अभ्यास प्रश्न देख लिए हैं, आज देखने जा रहे हैं 14 से लेकर 19 तक। ऐसा नहीं, उम्मीद है आप कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठे होंगे ताकि प्रश्नों को आप उतार सकें और स्वयं भी हल कर सकें। तो प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम आवेश के दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश दिए गए हैं, यानी अपने पास Q1 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ अपने पास Q2 दिया हुआ है, और उनके बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है, हमने क्या किया, ये माइक्रो कुलाम है, इसको हमने क्या किया, कुलाम में चेंज कर लिया। अपने को पता ही है कुलाम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं। बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और इसको क्या किया हमने, मीटर में बदल लिया। मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 कर लिया। क्लियर, यहाँ तक ये बातें तो अपने को आती है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है हमसे, पूछा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, दोनों आवेशों को, अपने पास जो दो आवेश हैं ये है अपने पास Q1 और Q2, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। ठीक है, और क्या पूछा है, मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ज्ञात करना है। तो पहले ए पार्ट कर लेते हैं, उसके बी पार्ट कर लेंगे, आसान है। हमने Q1 Q2 और क्या किया, डी लिख लिया। ठीक है, तो दोनों आवेशों को मिलाने रेखा के मध्य बिंदु पे चलें, क्या होगा भाई, ये मध्य बिंदु है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। बीच का चाहिए तो इधर से 15 हो जाएगा और इधर भी कितना होगा, 15 हो जाएगा, यही तो होगा। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने वो दूरियां क्या की, मान ली एक दूरी R1 है, दूसरी क्या है, R2 है। कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, और इसको अपन ने क्या किया, किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। ठीक है, हमने क्या किया, मीटर में बदल दिया। तो यहाँ पे मान लो एक तरफ तो क्या है V1 है, दूसरी तरफ विभव कितना है, V2 है। तो कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव आपका V जो होगा वो होगा V1 प्लस कितना हो जाएगा, V2। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, V बराबर, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, KQ/R। ये अपन तो जानते हैं V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है। तो V1 हो जाएगा KQ1/R1 प्लस V2 क्या होगा, KQ2/R2। बस आपको क्या करना है, मान रख देने। हालांकि R1 और R2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये अपने पास R1, ये R2, ये बराबर है, इनको हल कर लो। इनको क्या करें, हल कर लें। हमने यहाँ पे क्या किया, 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया, और नीचे है 15 × 10⁻²। उधर भी अपने पास क्या है, 15 × 10⁻² है। इसको कॉमन ले लोगे, तो जब इसको कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1.5, के भी कॉमन ले रखा है, और यहाँ पे बचेगा 2.5। 1.5 और 2.5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, के का मान भी रख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ये के का मान रख दिया। इनको हल कर लें। हल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 2.4 × 10⁵ वोल्ट। ठीक है, ये आपका V आ गया। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने V1 और V2 निकाल के जोड़ दिया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र वहाँ पे क्या होगा, देखिए आप विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो दोनों के क्या होंगे, दो दिशाएं होंगी, है ना। यहाँ पे कितना, ये प्लस का क्यू ही है, और ये भी क्या था, प्लस का क्यू ही था। बताया था विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से दूर हटती है। ये भी क्या होगा, प्लस से दूर हटेगा, है ना। तो दिशाएं क्या हो गई, यहाँ पे विपरीत हो गई। तो दिशा विपरीत हो गई तो क्या करें, घटा लें। हम क्या करें, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो घटा लेंगे। तो ये E बराबर होगा आपका E2 - E1। ठीक है, E2 - E1। अपने को ये सूत्र तो याद ही है, जो E होता है वो क्या होता है, KQ/R² होता है। ये तो अपन जानते ही हैं, यही होता है KQ/R²। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए Q1 और दूसरे वाले के लिए क्या मान लिया अपन ने, Q2 मान लिया। तो ये अपन ने रख दिया KQ2/R² - KQ1/R1²। हालांकि R1 और R2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, 15 है। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 225। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। वहाँ 10⁻² भी था, ये क्या हो गया, 10⁻⁴। क्लियर, के कॉमन ले लिया, के का मान है 9 × 10⁻⁹। वो जो आवेश था 2.5 × 10⁻⁻6, और इसका कितना था, 1.5 × 10⁻⁻6। तो हमने 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया। 2.5 में से क्या करना है आपको, 1.5 घटाना है। 2.5 में से हम क्या करेंगे, 1.5 घटाएंगे तो 1 आएगा।
कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा। इनको हम क्या करेंगे, काट के हल कर लेंगे। 25 से काट लो, भाई इसको काटेंगे, 9 को 225 से कटोगे तो 25 बार कटेगा, है ना। फिर 25 चौक 100 होते हैं, है ना। तो 2 घात वो कम हो जाएगी, तो ये 10 की घात 6 होगी। ये कितनी होगी, 10 की घात 2 कम करनी है, 7 होगी। ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 और 1 क्या हो गया, 5। समझ रहे हो। इस तरह हल करके आप कर सकते हैं। 7 और 5 12 हो गए। इसको घटा के आप आराम से लिख सकते हो। देखना चाहे तो देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ मैं लिख देता हूँ। ये है 10 की घात कितना है, माइनस का 6 है, बटे में कितना है 225 इंटू 10 की घात माइनस का 4। ठीक है, काटा इसको अपन ने, कितनी बार कटेगा, इसको काटेंगे तो 25 बार, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, हमने 25 बार काटा। इसको क्या करें, घातों को सरल करते हैं। यूँ लिख सकता हूँ, देखिए आप सोचो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 7 लिख लिया। ये 10 की घात माइनस 4 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की घात क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये काट दीजिए, 25 चौक 100 होते हैं। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब देखो 7 और 4 कितने हो गए, 11। 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5। यही लिखा हुआ है 4 गुणा 10 की घात 5। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास ए पार्ट हो गया। हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी वाले में क्या कहा, बी वाले में उन्होंने ये कहा, ये जो इनकी पृथक्करण लाइन है ना, उसके मध्य बिंदु पे सीधा ऊपर जाना है अपने को। मध्य बिंदु जो ली थी अपन ने, ये अपना क्या था, मध्य बिंदु था। यहाँ से हमें क्या करना था, कितनी दूरी पे जाना था, 10 सेंटीमीटर दूरी पे कहा था कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे जाइए। ठीक है, तो ये मान लो वो बिंदु है आपका, वो अपन ने क्या किया, बिंदु है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये दूरियां क्या है, बराबर हैं। दूरियां कैसी है, बराबर है। तो ये दूरी भी और ये दूरी भी क्या बराबर आएगी, बताइए। हम 10वीं के त्रिभुज के नियमों से जानते हैं कि अगर अपने पास कोई त्रिभुज है, इस पर अगर लंबवत रेखा लेते हो तो यहाँ पे बराबर दूरियों पे रहेगी। कोई सी को मिला लें, हमेशा क्या होगी, दूरियाँ बराबर ही आती है। ये दूरी क्या होगी, बराबर ही आएगी। कहीं भी चले जाना, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज ही बनेगा। ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपन ने एंगल मान लिया θ/2 और θ/2। पूरा एंगल कितना है मेरा, थीटा है, तो आधा आधा करेगा। इस एंगल को क्या करेगा, ये आधा आधा करेगा। तो हमने क्या किया, θ/2 और θ/2 मान लिया। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब अपने को क्या करना है, यहाँ से r निकालना है। ठीक है, r क्या होगा, r1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस पर में लगेगा। भाई यहाँ पे मुझे ये दूरी निकालनी है। ये दूरी क्या है, ये निकालनी है। इस दूरी को कैसे निकालूं, तो ये तो मेरा कितने का है, 15 सेंटीमीटर का, और ये कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। तो अब ये दूरी निकालनी है, तो मैं जानता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, 15 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर अंडर रूट कर देंगे। यही तो होगा। यही चीज़ अपन ने लिख रखा है। 15 का स्क्वायर हो गया अपने पास 225 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और 10 का कितना हो गया, 100। तो 225 और 100 जोड़ेंगे, अंडर रूट 325 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, अंडर रूट 325। अब मुझे देखना है अंडर रूट 325 का मान कितना होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अंडर रूट 324 का मान कितना होता है, 18 होता है। एक का तो अंतर है, तो लगभग क्या होगा, 18 से थोड़ा सा ज़्यादा मान लो। तो थोड़ा सा ज़्यादा को हम क्या करें, छोड़ देते हैं, तो इसका मान लगभग कितना होगा, 18 सेंटीमीटर आएगा। वो जो r है वो कितना होगा, 18 सेंटीमीटर आएगा। यानी ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। यानी इधर से भी 18 सेंटीमीटर हो गया और इधर से भी कितने का हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए इस बात को, ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास क्या हो गया, दूरी आ गई। भाई Q1 आवेश के कारण जो भी कुछ मैं गणना करूंगा, विद्युत क्षेत्र E1, Q2 का आवेश के कारण E2, इस बिंदु पे करेंगे तो अपने पास क्या हो गया, बीच की दूरी आ गई। दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट 325, और जिसको अपन ने सुविधा के लिए क्या कर रखा है, 18 सेंटीमीटर। और 18 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे, है ना। चलिए बात हो गई। अब अपन क्या करें, P बिंदु पे विभव की गणना कर लेते हैं। वही पहले वाले की तरह V1 प्लस V2। V1 का मान आपको पता ही है, KQ1 बटे में R हो जाएगा, उधर भी KQ2 बटे में R, क्योंकि यहाँ पे जो अपन ने R1 R2 यानी दूरी निकाली है, दोनों दूरी क्या है, इक्वल है, बराबर है। समझ गए बात को। अपन ऐसा करते हैं, K कॉमन ले लेते हैं, R कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। अंदर बच गया आपके पास Q1 प्लस Q2।
के का मान रखिए। आप जानते हैं के का मान कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9। के का मान है 9 गुणा 10 की घात 9। आर का मान अभी अपन ने निकाल ही लिया, 18 गुणा 10 की घात -2। और Q1 प्लस Q2 1.5 और 2.5 को जोड़ दो, कितना आएगा? 1.5 और 2.5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो अपने पास फाइनली ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात -6 गुणा 4 और बट्टे में कितना है? 18 गुणा 10 की घात -2 है। देखिए 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। और इससे अपन ने काटा, 2 बार कट गया, ठीक है। तो ये रहा आपका 2, ये वाला 2 ये रहा। और इनका कैलकुलेशन कर लें, 9 में से 6 गया 3 और नीचे वाला 2 ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा? 10 की घात 5। तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया 2 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। ये क्या आया है? V आया है। हमें विद्युत क्षेत्र भी चाहिए, E भी चाहिए, तो E का फॉर्मूला लगा देंगे। E का निकालने के लिए चित्र में जाओगे आप, तो वहाँ पे क्या देख रहे हो? 2 हैं आपके पास, एक तो E1 है और दूसरा क्या है? E2 है, ठीक है। इनके बीच का कोण अपन ने कितना माना? ये थीटा माना है, तो ये कोण भी कितना होगा? पूरा कितना होगा? थीटा ही होगा। तो मुझे E निकालना है, तो E निकालने वाला सूत्र लगाएंगे जो कि हमने प्रथम अध्याय में अच्छी तरह पढ़ा है, ठीक है। तो उसको लगा देंगे। फिलहाल अपन ने क्या किया? E1 की गणना कर ली और E2 की गणना कर ली। E1 होगा KQ1 बटे R²। इस बार R क्या लेंगे? √325 लेंगे, ताकि थोड़ा सा भी अंतर खत्म हो जाए। तो R² तो अंडर रूट कट जाएगा अपने पास। Q1 आपके पास है ही 1.5 × 10 की घात -6। समझ गए बात को? तो इसको हल करते हैं, पूरा हल करेंगे तो यह आएगा 4.15 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। ऐसे ही E2 निकाल लेंगे, सेम वो का वही प्रोसेस है। ये आएगा 6.92 × 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। क्लियर? अब मुझे चाहिए क्या? E चाहिए, है ना। मैं मान लेता हूँ E1 और E2 के मध्य कोण कितना है? थीटा है। यहाँ पे हमने कोण कितना मान लिया? थीटा मान लिया। E1 और E2 के मध्य का जो कोण है वो कितना मान लिया हमने? थीटा मान लिया। तो चित्र से जाओ, अगर चित्र में देखें tan θ/2 क्या होगा, हम फॉर्मूले में देखें कि tan θ/2 क्या होगा। तो देखिए चित्र पे ले आता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये कोण है θ/2, है ना। और थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो tan जो होता है अपने पास, अपन जानते हैं tan होता है लंब बटे क्या? आधार। तो लंब इसके सामने कितने का था? 15, है ना। आधार ये वाली थी कितनी? 10। तो tan θ/2 कितना हो गया? 15/10 हो गया। चाहे तो स्कोर काट के हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं। कितना हो गया? 5 से काट दूं, 5 तिया 15, 3 दूनी, है ना, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5, ठीक है। तो tan θ/2 का मान मेरे पास आ गया 1.5। एक तरीका तो ये बता रहा हूँ, एक और तरीका बताऊंगा, पहले इस तरीके को देखिए आप। तो ये आ गया अपने पास 1.5। तो अगर मैं सारणी देखूंगा तो वहाँ पे tan इनवर्स 1.5 यानी कब होता है? 56.3 डिग्री होता है। त्रिकोणमितियों की सारणी होती है, आपके जो फिजिक्स प्रैक्टिकल की जो वो है बुक है, वहाँ पे भी सारणी दे रखी है। जनरली अपन बाजार से भी खरीदते हैं तो उनमें भी सारणियाँ आती है ना। तो वहाँ देखेंगे तो उस सारणी से देखेंगे तो अपने पास क्या आते हैं? किसका मान आ रहा है? θ/2 का मान 56.3 डिग्री आ रहा है। अगर मैं बात करूँ थीटा का मान, तो 56.3 को किससे गुणा कर दूंगा? 2 से। जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 112.6 डिग्री। यहाँ से मैं कोस थीटा निकाल लूँ, उसी टेबल से निकालूंगा कोस 112.6 डिग्री का मान। तो उस टेबल से जब मान निकालेंगे तो ये आएगा 0.3843 माइनस का आएगा वहाँ पे। ये तो आपको पता ही होगा माइनस का क्यों आएगा। कोस दूसरे चरण में क्या होता है? माइनस का होता है। 90 से ज़्यादा और 180 से कम होते ही माइनस का आएगा। तो सारणी में देखेंगे तो हमारे पास कोस का मान भी आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें ये सूत्र तो पता ही है, E बराबर √E1² + E2² + 2E1 E2 कोस थीटा। E1 का मान रखो, E2 को रखो, है ना। और कोस थीटा का भी आपने ये मान रख रखा है। ये सारे मान रखोगे तो आपका E आ जाएगा 6.56 × 10 की घात 5 वोल्ट मीटर। ये अपने पास क्या होगा? E आ जाएगा। और इनके परिणामी का क्या करना है अपन को? दिशा देखनी है। तो दिशा देखने में ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, E2 sin थीटा बटे में E1 + E2 कोस थीटा। इससे भी क्या करेंगे? कैलकुलेशन करोगे। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है तो यहाँ से भी क्या होगा? अपने पास फाई का मान सारणी को देखने से 76.9 डिग्री आ जाता है, ठीक है। ये मान आ जाता है। क्लियर? यहाँ तक अपनी बात क्लियर है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी
कि सारणी में देखने का तरीका भी आना चाहिए, सारणी के अलावा भी कोई दूसरा तरीका है क्या। भाई इसको हम क्या करें, सारणी से ना करके कोई और तरीका अपना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल अपने पास और तरीका भी है, उससे भी कर सकते हैं हम। चलिए वो भी बता देता हूँ आपको। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। हम क्या करें, दूसरे तरीके की बात करें। हम देखिए कहाँ तक आ गए थे, हम बात करें तो यहाँ पे थे, ठीक है। एक छोटा सा अपन क्या करें, वापस से चित्र बना लें। हम यहाँ पे थे, अपने पास क्या था ये बताइए, Q1 था, इस पर समझना बात को, इस पर क्या था, Q2 था, ठीक है। आपने क्या किया, इस तरह ये निकाला था, वो बिंदु देखा, इस पे अपन ने क्या किया, इसको तो E1 बताया और इसको क्या बताया, E2 बताया। और इसके बीच का कोण कितना लिया हमने, इसके बीच का कोण थीटा लिया था। इसके बीच का कोण क्या लिया था, थीटा लिया था। दोनों भुजाएं बराबर आई थी। ये बीच का कोण थीटा है, इसलिए इधर वाला कोण भी क्या होगा, टोटल तो क्या होगा, थीटा होगा। तो फाइनली जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं E1 और E2 के मध्य का कोण क्या है, थीटा है ना। अपने को ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें E निकालना होता है, और हम जानते हैं E का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है E बराबर अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सबका मान है, हमने E1 निकाल रखा है, E2 निकाल रखा है। समस्या किसकी है, कोस थीटा की है। बस ये पता होना चाहिए कि कोस थीटा कैसे निकलेगा। हमें क्या पता होना चाहिए, कोस थीटा कैसे निकलेगा। तो देखिए कोस थीटा की समस्या खत्म की जा सकती है। यहाँ से कैसे हो सकती है ये भी देख लो। यहाँ पे हम क्या करें, थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगाएं। ये तो कितना हो गया था, ये बीच का था ना, तो ये आपका कितना आया था, ये 15 सेंटीमीटर था। ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, और इसको क्या करूं, C मान लेता हूं, इसको D मान लेता हूं। ये 15 का, ये 15 का, और ये कितने का था, 10 का था। इस वाले चित्र में जाओगे तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये हिस्सा क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। अब देखो कुछ फॉर्मूले अगर त्रिकोणमिति के याद हैं आपको, त्रिकोणमितीय फॉर्मूले याद हैं तो इसको हल किया जा सकता है। देखिए त्रिकोणमितीय फॉर्मूले जो काम में आ रहे हैं वो बता देता हूँ आपको। केवल मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये अगर सूत्र याद रख लो काम चल जाएगा। कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। 2 थीटा की जगह अगर मैं थीटा रख दूँ, इसकी जगह क्या करूँ, मैं थीटा रख दूँ, तो ये तो हो जाएगा कोस थीटा, है ना। बराबर क्या होगा, तो बराबर लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 -1। ये कोस थीटा का सूत्र होगा। तो यहाँ से मेरा कोस थीटा निकल जाएगा। चलिए निकाल के दिखाता हूँ। इस चित्र में आ जाऊँ, है ना। मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ACD में। कौन से में ले रहे हैं अपन, त्रिभुज ACD में। ये डी है, यहाँ पे जो बिंदु है ना, ये बिंदु क्या है, डी है। समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, या फिर आप त्रिकोणमिति का सूत्र लगा सकते हो, कोस थीटा बाई 2। यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा बाई 2। कोस होता है आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए यहाँ पे कितना है, थीटा के सामने लंब होता है, आधार तो हो गया 10, भाई ये हो गया कितना, 10। कर्ण ये मान निकाला था अभी अपन ने, कितना निकला था, 325 निकला था। अंडर रूट कितना निकला था अपने पास, 325। ये आ गया अपने पास कोस थीटा बाई 2 का सूत्र, 10 बटे अंडर रूट 325। समझ गए बात को, ये बात समझ में आ गई, कोई समस्या ही नहीं आएगी, आप आगे कर सकते हो। मुझे चाहिए कोस थीटा का सूत्र, और कोस थीटा का सूत्र जो मैंने सामने लिख रखा है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, इस सूत्र को मैं काम में ले लूँगा। तो यहाँ पे ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 -1। तो देखिए 2, इसका स्क्वायर कर दूंगा, समझ रहे हो ना, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, और अंडर रूट ये हट गया, तो अंडर रूट कितना हो गया, 325। समझ रहे बात को, ठीक है। फिर क्या चाहिए, -1 चाहिए। बस ये कोस थीटा आ गया, इसको सरल कर लेंगे हम। इसको क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे, लगे हाथ कर भी देते हैं। 325 ये हो गया 200 माइनस 325, 200 में से 325 गया तो 125 बचता है। ये आ रहा है 125 बटा 325 माइनस का। काट दूं, काट दो 25 से, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, इधर काटेंगे तो 25 एकम 25, कितने बच गए 7, 25 तिया 75।
तो मेरे पास ये कोस थीटा का मान आ गया माइनस का 5/13। कोस थीटा का मान कितना आ गया? माइनस का 5/13। समझ गए बात को? तो ये मान यहाँ रख के इसको हल किया जा सकता है वही पुराने वाले तरीके में, e1 का स्क्वायर e2 का स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 और उसकी जगह कोस थीटा की जगह क्या करोगे? माइनस का 5/13 रख दोगे। तो वहाँ पे जो सारणी देखने वाली समस्या थी ना भाई, ये सारणी देख रहे हैं तो वहाँ सारणी देखने की समस्या क्या होगी? खत्म हो जाएगी। इसकी जगह ये जो मान आया ना, इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं? माइनस का 5/13 रख सकते हो। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? 5/13 से भी हल कर सकते हो, या 5 में 13 का भाग लगा के भी हल कर सकते हो। तो ये तरीका और है अगर हम सारणी से बचना चाहते हैं तो। हम क्या है? सारणी से बचना चाहते हैं तब ये तरीका है। और देखिए सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है? साइन थीटा है। तो वहाँ देखिए मैंने क्या बताया आपको बताया कोस थीटा कितना निकला? कोस थीटा निकला था माइनस का 5/13। ठीक है, कोस थीटा क्या निकला था? माइनस का 5/13। कोस होता है आधार बटे कर्ण, है ना? तो साइन थीटा क्या होगा? साइन होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे मैंने याद करवाया आपको 5, 12, 13 भुजाओं को याद रखना चाहिए। 5, 12, 13 भुजाएं होती है। तो यहाँ पे देखिए आधार और कर्ण है तो ये लंब हो गया, तो साइन थीटा आ गया 12/13। जिसको ये बात समझ में नहीं आई, मैं इसको किससे निकाल रहा हूँ? लंब बटे कर्ण से निकाल रहा हूँ। और ये क्या था? आधार बटे कर्ण था। अगर किसी को मान लो ये बात हजम नहीं होती तो उनके लिए ये वाला सूत्र भी है। साइन थीटा होता है √1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो इससे भी है आप कर सकते हो, है ना? 1, 5 का स्क्वायर हो गया 25, है ना? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, है ना? तो ये हो गया 25/169। इसको भी सरल करोगे आप तो वही आएगा आपके पास 12/13, क्योंकि 169 में से 25 घटाएंगे 144 आएगा। तो इन सारणी से बचना चाहते हो तो केवल क्या करना है आपको? बहुत सारे तो याद नहीं कराया आपको सूत्र, केवल कितने फॉर्मूले याद कराया? एक ही तो बताया। कोस 2 थीटा मैथ वालों को याद रहता है, और 11th क्लास में हमने बायो वालों को भी सिखाया था कि कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। या फिर मैं क्या करूँ? 2 थीटा की जगह थीटा कर दूँ, यानी थीटा की जगह थीटा/2 करूँगा तो कोस थीटा का जो सूत्र होगा ये होगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो ये तरीका क्या होगा? थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में तो क्या होगा? परीक्षा में आ गया तो सारणी तो मिलनी नहीं है, अपने को वहाँ मिलती नहीं है ना? तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से करके देखिए, आसान भी लगेगा और आंसर भी आएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न संख्या 15 की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले गोलीय चालक खोल पर कितना आवेश है? क्यों आवेश है? गोल खोल है, अंदर से खोखला है और थोड़ा मोटा है। मोटाई कितनी है? आंतरिक त्रिज्या R1 है, बाह्य त्रिज्या क्या है? R2। R2 - R1 क्या हो गई? इसकी मोटाई हो गई। क्या पूछना चाहते हैं? ये पूछना चाहते हैं कि गोल जो खोल है ना, खोल के केंद्र पे एक आवेश क्यों रखा जाता है? खोल के अंदर क्या होगा? क्यों आवेश रखा जाता है? खोल के भीतरी और बाह्य पृष्ठों पे पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा ये बताना है। देखो ये तो आप अच्छी तरह जानते हो कि खोखला गोला है तो अंदर पृष्ठ पे ही होता है आवेश, तो अंदर तो कुछ नहीं होगा। जब अंदर कुछ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? क्यों आवेश रख रहे हैं, है ना? क्यों आवेश रख रहे हैं तो क्या होगा? आवेश का प्रेरण होगा, और प्रेरण के कारण क्या होगा? जो आंतरिक पृष्ठ पे है वो आवेश कितना दे देगा? माइनस क्यों दे देगा? समझ रहे बात को? भाई पहले तो 0 था, अब क्या हो गया? कुल आवेश आंतरिक पृष्ठ पे क्या होगा? माइनस क्यों होगा। और बाह्य पृष्ठ पे पहले से क्या है? क्यों आवेश है, और अपन ने प्लस क्यों और दे दिया, तो कुल आवेश बाह्य पृष्ठ पे Q+Q होगा। आपको चाहिए पृष्ठ आवेश घनत्व, तो क्या करना है? क्षेत्रफल का भाग लगा देना है। कुल आवेश में क्या करें? क्षेत्रफल का भाग लगा दें। क्षेत्रफल गोले का जानते हो 4πr² होता है। अंदर वाले के लिए 4πr1² और बाहर वाले के लिए 4πr2²। तो ये आपका आंसर आ गया। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था। ये कह रहे हैं क्या किसी कोटर जो कि आवेश विहीन है, जिसमें कोई भी आवेश नहीं है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना? चाहे गोल खोले ना होके किसी भी अनियमित आकार का हो, स्पष्ट कीजिए। आपको बताया था कि चालक के अंदर जो गोलीय खोल होता है, खोखला जो होता है, उसके अंदर आवेश नहीं होता है। और एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर बिजली कड़के, है ना, बिजली कड़कती है, चमकती है, और तो क्या करना चाहिए? हमें बाहर नहीं होना चाहिए, कार के अंदर दरवाजे बंद करके बैठ जाना चाहिए। वो ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि आवेश अंदर नहीं आएगा। और उसको समझाते वक्त मैंने आपको बताया भी था, कुछ बताया था आपको, याद करो। संरक्षित विद्युत क्षेत्र होता है, बंद वक्र होता है। सेम वो की वो चीज़ यहाँ पे अपने को लिखनी है कि किसी आवेश विहीन कोटर में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, चाहे यह किसी भी आकृति का क्यों ना हो।
है ना। क्यों ऐसा होता है, हम क्या करें, यदि हम एक बंद लूप की कल्पना कर लें, ठीक है, और उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा के क्या होता है, अनुदिश स्थित होता है। कुछ भाग अंदर और कुछ भाग क्या होगा, बाहर हो जाएगा। जब कुछ भाग अंदर और कुछ भाग बाहर होगा तो क्या होगा, गति होगी। गति होने के कारण क्या होगा, कोई कार्य शून्य नहीं होगा, जो कुल कार्य होगा वो शून्य नहीं होगा, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हमने बात किसकी की थी, संरक्षित क्षेत्र की बात की थी, और हम जानते हैं संरक्षित क्षेत्र में बंद लूप में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। तो ये बंद लूप में किया गया कार्य शून्य होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर आवेश नहीं है। इसी चीज़ को मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बनाया है ना, थ्योरी पार्ट में बताया है आपको, तो वो आप वहाँ से और समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहे हैं, दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर विद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक में असांतत्य होता है, जिसे E2 माइनस E1 n के बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट द्वारा व्यक्त किया जाता है। n कैप आपको पता है क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश होता है, और ये सिग्मा भी जानते हो आप क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है ना। और एन कैप की दिशा बता रहे हैं, पार्श्व 1 से पार्श्व 2 की ओर है, ठीक है। साथ में ये भी दर्शाना है आपको कि चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा n के बटा एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है। बी पार्ट में आते हैं, पहले हम क्या करें, ए पार्ट करें, हम क्या करें, ए पार्ट करें। ये तो आपको पहले ही पता है कि एक पतली आवेश परत के निकट किसी बिंदु पर अभिलंब दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट होता है। हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं, वहाँ पे हमने इस चीज़ को सिद्ध कर रखा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया, हाफ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, ठीक है। हम दो दिशाएं ले लेते हैं, दाईं ओर बाईं ओर, है ना। हमने मान लिया दाईं ओर धनात्मक दिशा है, ठीक है, दाईं ओर क्या है, धनात्मक दिशा है, तो दाएं पार्श्व पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये प्लस का हो जाएगा, और बाएं पे ऋणात्मक दिशा है इसलिए क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। एक तरफ E2 कह दिया और एक तरफ हमने क्या किया, E1 कह दिया, ठीक है। अब आप क्या करें, E2 माइनस E1 निकाल लें, है ना। हम क्या करें, E2 माइनस E1 निकालें, ये मान रखेंगे और इसको हल करोगे तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट है नीचे, है ना, हाफ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट n कैप, कितना हो गया, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूरा आपके पास ये आ गया, 1 हो गया, तो ये अपने पास आ गया E2 माइनस E1 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट n कैप। क्लियर। यदि मैं बात करूं कि आवेशित परत के स्थान पे हम क्या कर लें, चालक ले लें, तो चालक ले लेंगे तो एक तरफ तो आवेश होगा, दूसरी तरफ आवेश नहीं होगा। तो बाएं पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र है, बाएं पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप E1 0 करेंगे तो E2 कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट n कैप आ जाएगा। यही वो जानना चाहते थे, इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि बी पार्ट में क्या पूछा गया है। बी पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। इन्होंने कहा एक दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व स्थिर विद्युत क्षेत्र का स्पर्शीय घटक क्या है, सतत है, ठीक है। कुछ अपने को हिंट दे रखे हैं, हिंट की आवश्यकता नहीं है, अपन हल करेंगे। हमें क्या करना है, सतत सिद्ध करना है। तो देखिए सतत के लिए आप ये लिख सकते हैं कि यदि आवेशित पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में एक बंद लूप का निर्माण करें, बंद लूप का क्या करें, निर्माण करें। देखिए क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है, और इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके अनुदिश किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जानते हैं हम चीज़, ये चीज़ दोबारा कर दें, ये शून्य कार्य कब हो सकता है, ये शून्य कार्य तभी होगा जब क्या हो, क्षेत्र सतत रूप से परिवर्तनीय हो, नहीं तो कार्य शून्य नहीं हो पाएगा। इसका जवाब हमें ये दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िए, अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या कहते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेखिक आवेश घनत्व लैम्बडा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले समाक्षी चालक बेलन द्वारा घिरा हुआ है। एक अपना क्या है, लंबा आवेशित चालक है ना, किससे घिरा हुआ है, खोखले समाक्षी, समाक्षी का मतलब समान अक्ष वाला, है ना। यानी उनके जो केंद्र हैं वो क्या होंगे, केंद्र क्या होंगे, कैसे होंगे, सकेंद्र रहेंगे, ठीक है। दोनों बेलनों के बीच स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना है ये बताना है। एक सुविधा के लिए अपन एक चित्र बना रखा है, ये आपका कहते हैं रेखिक आवेश घनत्व लैम्बडा वाला चालक है। इसके बाहर अपने पास क्या है, बेलनाकार, भाई कौन सा है बेलनाकार, समाक्षी चालक बेलन द्वारा ये घिरा हुआ है।
सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, गाउस पृष्ठ का भी निर्माण करेंगे। आप यदि कॉपी लेके बैठे हैं तो लिखिए, माना एक L लंबाई एवं लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व से आवेशित ए त्रिज्या का, त्रिज्या कितनी ले रहा हूं मैं, ए त्रिज्या का लंबा बेलन है जिसके चारों ओर क्या है, बी त्रिज्या का समाक्षीय बेलन स्थित है। ठीक है भाई, ए त्रिज्या का ले लिया अपन ने, उसके चारों ओर क्या किया, बी त्रिज्या का ले लिया। कॉमन सेंस की बात है, बी ए से क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आंतरिक बेलन पे कुल आवेश कितना है। तो कुल आवेश आपको निकालना आता ही है, लंबाई को किससे गुणा कर दें, लैम्ब्डा से गुणा कर दें, रेखिक आवेश घनत्व है ना, तो हमने इससे गुणा कर दिया तो Q बराबर कितना आ गया, लैम्ब्डा L आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इस आवेश के कारण क्या होगा, बाह्य बेलन के आंतरिक सतह पर तो क्या होगा, -Q आवेश क्या होगा, प्रेरित हो जाएगा, अंदर की तरफ क्या होगा, -Q आवेश आ जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, R त्रिज्या का कैसा, ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो। भाई ये है ना अपने पास, ये बीच वाला ये डॉट डॉट जो दिखाया है ना, इसकी परिकल्पना करूंगा मैं, गाउस पृष्ठ की क्या करूंगा, परिकल्पना करूंगा। तो मैं लिखूंगा, हम एक आर त्रिज्या के समाक्षीय, समाक्षीय का मतलब समझ गए, अक्ष दोनों का क्या होना चाहिए, एक ही आना चाहिए। गाउस पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, अब कल्पना करते हो तो सिग्मा क्यू जो कुल आवेश है क्यू किसके बराबर होगा, अभी देख ही चुके हो, क्यू क्या हो गया, लैम्ब्डा एल के बराबर हो गया। और साथ में गाउस के नियम से आप भी जानते हो, याद है आपको, निर्मित विद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई क्या होता है, याद करो, याद आ गया होगा, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। भाई यही तो होता है, फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू का मान तो लैम्ब्डा एल है। तो इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, इसको क्या दे दें, समीकरण नंबर 1 दे दें। एक परिभाषा और थी, वो था समाकलन ई डी ए, है ना, ई और डी ए क्या था आपका, सदिश क्षेत्रफल था, और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, तो कोस 0 कर दिया अपन ने, ई को बाहर निकाल लिया, डी ए को रहने दिया, है ना। अब डी ए क्या होगा, अपने को क्या करना है, डी ए क्या है, वक्र भाग का क्षेत्रफल है। भाई ये क्या है, ये तो है, तो वक्र भाग का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, बताया हुआ है 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे ए का मान रख दिया अपन ने 2 पाई आर एल। इसको दीजिए समीकरण नंबर 2, ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों को क्या करें, बराबर कर दें। तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर करके ई का मान निकाल लिया, इसको दोनों को क्या किया, बराबर कर दिया। इससे मेरे पास ई का मान आ गया लैम्ब्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको चाहे तो के में बदल सकते हैं, के बराबर आपको याद है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसके हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बदलने में क्या आ गया, 2 के लैम्ब्डा बटे में आर। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ई पूछा था, ये सही है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़िए। यहाँ कह रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर परिबद्ध है। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, यानी परिकलन कीजिए, जबकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या है, मध्य की अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा को क्या माना जाए, शून्य माना गया है। मानते भी अपन अनंत पे क्या करते हैं, शून्य मानते हैं। एक बार ए पार्ट कर लेते हैं, फिर बी करेंगे और फिर सी करेंगे। तो चलिए ए पार्ट पे चलते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर दो आवेश आर दूरी पर रखे हुए हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, के Q1 Q2 बटा आर। याद है, आर दूरी पर स्थित दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ी थी। तो U बराबर क्या आ गया, के Q1 Q2 बटे में आर। मान रख दीजिए, के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की घात -19। अपने को पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम जानते हैं। और Q2 क्या होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये प्रोटॉन हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। उनके बीच की दूरी दे रखी है 0.53 इंटू 10 की घात -10। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 होता है, ये भी अपने को पता है। इनको हल कर लेंगे। इनको हल करने के बाद ये आएगा U आपका -43.47 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये क्या आ गया, जूल आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो क्या करोगे, इसका भाग दे देंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19 का, और ये आपके पास U आ जाएगा माइनस का 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सूत्र याद होना चाहिए बस, है ना। बी पार्ट देखें क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा। यदि यह दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा जो ए वाले पार्ट में प्राप्त हुई है उसकी क्या हो जाए, आधी हो जाए।
क्या हो जाए, आधी हो जाए, यानी u तो आपको ये दिया हुआ है, इस पर क्या किया, उसको आधा कर दिया, u/2 कर दिया, है ना। तो u/2 अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, 43.47 इंटू 10 की पावर -19/2, आधा कर लिया, और आधा करने के बाद अपने पास ये आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर लिया मैंने। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने पास आया था 27.16 आया था ना, तो इसको आधा कर दिया, कितना आ गया 13.58। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब कुल ऊर्जा निकालें, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, u प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, u प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे, आपका u कितना था, अपना u था माइनस का 27.16 और ये आ गया अपने पास 13.58, दोनों को जोड़िए क्या होगा, आधा ही तो किया है, तो माइनस का कितना आएगा 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है आपकी 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख दो, इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की इतनी आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर, बी पार्ट क्लियर। सी पार्ट को और देखते हैं, सी पार्ट में क्या पूछा है अपन ने, ए कर लिया, बी कर लिया, सी पार्ट देखते हैं अपने से क्या पूछा हुआ है। ये कह रहे हैं यदि स्थितिज ऊर्जा को 1.06 अमृष्टांग में पृथक्करण पर शून्य ले लिया जाए तो उपयुक्त ए और बी के उत्तर क्या होंगे। कितना ले लिया जाए, 1.06 अमृष्टांग ले लिया जाए तो क्या होगा वो पता करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, वो जो आर दिया हुआ है ना, उस आर की जगह ये रखना है 1.06 इंटू 10 की घात -10, ठीक है, रख दो। पहले जो आर था उसको हटा दो और ये रख देंगे, तो वही आपका कंप्लीट आएगा। अपना हल क्या होगा, इसको हल करें, जब इसको हल करोगे तो आपका u1 जो है वो कितना आएगा, माइनस का 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और b वाला पार्ट करेंगे सेम वैसे पार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये आएगा माइनस का 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। तो न्यूनतम ऊर्जा क्या आ रही है, 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। यानी इस दूरी को बदल देंगे, इस दूरी को बदल के क्या करना है, कैलकुलेशन अपने को करना है। Q1 वही है, Q2 भी क्या है, वही है। यहाँ पे Q1 Q2 दोनों सेम थे, इसलिए अपन ने क्या कर रखा है, होल स्क्वायर लगा रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, कि प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 में है यदि H2 यानी हाइड्रोजन अणु के 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, हटा लें, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आणविक आयन बन जाएगा, H2+ प्राप्त होगा। और H2+ की जो निम्नतम अवस्था में 2 प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, 1.5 अमृष्टांग है, ठीक है। आगे कह रहे हैं और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 अमृष्टांग की दूरी पर है, ठीक है। निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, स्थिति ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का भी उल्लेख करना है। समझ रहे बात को, यहाँ पे 3 आवेश हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश अपने को पता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है, माइनस लगा लेते हैं। प्रोटॉन का भी पता है अपने को कितना, 1.6 इंटू 10 की घात -19, और तीसरा जो आवेश है वो भी क्या है, प्रोटॉन ही है, ठीक है। पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी दे रखी है 1 अमृष्टांग, और पहले और तीसरे के बीच की भी कितनी है, 1 अमृष्टांग ही है। दूसरा आवेश यानी प्रोटॉन और तीसरा आवेश जो है आपका, तीसरा कौन सा है, प्रोटॉन है, उनके मध्य की दूरी कितनी है, 1.5 है। बस ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई, Q1 Q2 Q3 और इनके बीच की दूरी R12 R13 है ना, अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, U निकालना है तीनों का, U1 U2 और U3। U1 तो ये होगा कि Q1 Q2 बटे में R12, ये आपका U2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, U3 हो जाएगा। सबके मान रख दीजिए, K का मान आपको पता है, Q1 Q2 इनके सारे क्या हैं, मान पता है। इन सब मानों को रख के हल करोगे तो आपके पास U ये आ जाएगा। इनको क्या करना है, हल करना है कॉमन वगैरह लेके, और अपने पास क्या होगा, U आ जाएगा। कर लेंगे इतना तो, चाहे तो देखिए आप K सबका कॉमन ले सकते हैं, K अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बाद में एक साथ कर सकते हैं, जैसे भी कीजिए आपका उत्तर ये आ जाएगा। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।